सर्विसेज आप ऑफर करते हैं अपने प्राधिकरण के थ्रू, उससे हमारे बच्चे अवगत हुए। और अगर इनमें से सबसे बड़ी बात ये है कि ये जहाँ गांव से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे लोग सच में लीगल सर्विसेज से वंचित हैं या उनको पता ही नहीं है कि किस कौन से दरवाजे को खटखटाना है, तो निश्चित ही ये बता पाएंगे। कम से कम इनको नाम तो याद रहेगा। क्या है आपको नाम याद रखना है भाई कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये एक संस्था है जो आपके लिए हमेशा सदैव तैयार है। और मुझे ये नई बात जो पता चली कि फाइनेंशियल एड भी ये प्रोवाइड कराते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे आज के एक और विशिष्ट अतिथि जो हमारे बीच हैं, श्री अमित कुमार त्रिपाठी जी, जो तहसीलदार हैं मडियाहू तहसील के। सर, मेरा आपसे निवेदन है कि आप आएँ और हमारे बच्चों के बीच इस जागरूकता को या आपके पास जो भी बातें हैं शेयर करने के लिए उनसे करें। सर। धन्यवाद संचालक महोदय। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित इस जागरूकता कैंप में उपस्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिविल जज शिवानी रावत मैडम, जवाहर नवोदय विद्यालय मडियाहू के प्रिंसिपल डॉक्टर बालकृष्ण साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब देवेंद्र जी, इस विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिका के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे तमाम आप लोग, और बालक बालिकाएं आप सभी। जैसे कि तमाम वक्ताओं ने बताया कि यह हम लोगों का दूसरा कैंप है इस विद्यालय में। दिसंबर के महीने में पहला हम लोगों का एक जागरूकता शिविर लगा हुआ था, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद उस समय जो दर्शक दीर्घा में लोग हैं, यानी कि आप सभी, शायद उस समय आप लोग नहीं थे, आपके सीनियर लोग संभवतः थे, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है जहाँ तक मुझे लगा। खैर कोई बात नहीं, वह फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि देवेंद्र जी ने आपको बताया, कनन लाल साहब ने, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना के बारे में, उसके उद्देश्यों के बारे में, और वह उसके उद्देश्य किन किन आयामों को स्पर्श करते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। अभी किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि लिटिगेशन में पढ़ना और लिटिगेशन के लिए प्रयासरत होना बहुधा मामलों में दुखदायी कष्टकारी होता है। हालांकि आवश्यकता हो जाती है तो ज़रूर उसकी शरण में लोग जाते हैं, लेकिन बहुधा मैंने सुना है उन्हीं लोगों से कि यह कष्टकारी होता है, और हम लोगों ने महसूस भी किया हुआ है। तो हार्दिक इच्छा तो यही है कि किसी को इसकी आवश्यकता ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर उसकी आवश्यकता पड़ ही जाती है तो, और अगर आप सक्षम नहीं हैं, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है आपको न्याय की लड़ाई लड़ने में और सुगम, सक्षम और सुविधाजनक तरीके से न्याय प्राप्त करने में। यह एक इंस्टीट्यूशन की तरह है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और आवश्यकता अनुसार आपको आर्थिक सहायता भी मुहैया कराती है। प्रक्रिया इसकी बहुत ही सरल है, फिर भी मैं आपको बता दूं। आप लोग सभी लोग ज़्यादातर यह कह सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश से ही हैं, और ग्रामीण परिवेश से लिटिगेशन और समस्याएं ज़्यादा आती हैं, यह एक माना हुआ सत्य है। आप लोग जिस परिवेश से आए हैं, हो सकता है सीधे आप इस बात से प्रभावित न होते हों, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। हो सकता है आपके पड़ोस में किसी को पड़ जाए, या हो सकता है आपके घर में ही पड़े, न आपको सीधे पड़े। तो प्रक्रिया बहुत ही सरल है कि आप संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य होते हैं, वहाँ पे एक हेल्प डेस्क बनी होती है, वहाँ पे आप पहुँच के और अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं, और दर्ज रजिस्टर होगी, और तदंतर में आपके एप्लीकेशन के हिसाब से कार्रवाई होगी, जैसा कि अभी देवेंद्र जी ने आपको बताया हुआ है। साथ ही साथ प्रत्येक तहसील में भी तहसील स्तरीय एक
संस्था होती है जो इसी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ही अम्ब्रेला के नीचे काम करती है, आच्छादित होती है उसी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से ही। तो तहसील में भी इसकी व्यवस्था है। तहसील में भी यहाँ पे PLSD करके एक बैठते हैं जो जिनकी तैनाती या नियुक्ति होती है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर से, वो तहसील में बैठते हैं और अगर किसी को आवश्यकता पड़ती है तो उनको वह लीगल एड और लीगल एजुकेशन लिटरेसी प्रोवाइड करते हैं, प्रक्रिया समझाते हैं कि क्या इसमें प्रक्रिया होगी। और 2 या 3 दिन पहले एक आई हुई थी, उन्होंने कुछ सिग्नेचर करवाया हुआ था, अभी बाद में उसको हम डिस्कस करेंगे मैडम से भी, देवेंद्र जी से भी। तो तहसील स्तर पे भी एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ से आप न्याय के लिए प्रयासरत हो सकते हैं और आपको वहाँ पे वह सहायता करेंगे न्यायिक स्तर पे। आज इस जागरूकता कैंप में इस लीगल लिटरेसी के अलावा, जैसा कि देवेंद्र जी ने उद्धृत कर दिया कि कुछ योजनाओं के बारे में भी बात कर ली जाए, तो जो योजनाएं हैं उनके बारे में बातचीत के जो हमारे विषय हो सकते हैं, बहुत ही संक्षिप्त बात करूँगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों को घर जाने की जल्दी होगी। संभवतः आपके प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि काफ़ी कुछ लोग चले भी गए और बाकी लोग अंदर वे होंगे जल्दी से जल्दी। जो योजनाएं या फिर प्रोग्राम्स की बात है वह बहुत सारे आयामों के होते हैं, यानी कि जैसे विद्यार्थियों के लिए तमाम योजनाएं चलती हैं और SC ST संवर्ग के लिए भी तमाम योजनाएं हैं हमारी। और नट सिर्फ अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो संवर्ग हैं उनके लिए भी हमारी योजनाएं चलती हैं। ज़्यादातर योजनाएं जो होती हैं, अगर बात करते हैं कि बेनिफिट मिलने वाली, तो ब्लॉक स्तर से काफ़ी कुछ योजनाएं चलती हैं। संभवतः आप लोग उससे सीधे तो प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि वो विकास से चीज़ें होती हैं। जिले में एक होते हैं प्रोग्राम ऑफिसर, उनके स्तर से भी बहुत सारी योजनाएं चलती हैं शिक्षा से संबंधित। एजुकेशन लोन के लिए कुछ कैंप वगैरह भी आयोजित किए जाते हैं। जब हायर स्टडीज़ में आप जाते हैं तो वहाँ पे एजुकेशन के लिए कैंप आयोजित होते हैं और फॉरेन जाना हो या IIT वगैरह में एडमिशन लेना हो तो आपको एजुकेशनल लोन बहुत ही इकोनॉमिकल रेट्स पे मिलते हैं। इसकी ज़रूरत आपको हो सकता है आने वाले 2-4 सालों में पड़ सकती है। तो जिले स्तर पे जो लीड बैंक हमारा होता है, लीड बैंक से भी आपको मिल सकता है लोन की सुविधाएँ। और ऐसी आवश्यकता अभी पड़ेगी तो जो यहाँ की 12th के स्टूडेंट्स हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगी और डॉक्टर साहब आपके कहेंगे तो उसका भी अरेंजमेंट किया जा सकता है संबंधित बैंक से बात करके। हमारे तहसील में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और एक 2 और बैंक है जिनके साथ हमारे गवर्नमेंट के जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे उनके साथ टाई अप है। तो आवश्यकता होगी तो वह आके आप लोगों के एजुकेशन लोन के बारे में भी बता देंगे। बहुत ही इकोनॉमिकल रेट्स पे लोन मिल जाते हैं। और रही बात तहसील से मिलने वाली कुछ योजनाएं छात्रों के लिए, तो हमारे यहाँ से एक जो सर्टिफिकेट इशू होते हैं समुदाय विशेष के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने आपने बनवाया भी होगा और बहुत सारे लोग अगर बनवाने की सोच रहे हों तो उसकी मैं आपको प्रक्रिया बता देता हूँ कि आप किसी भी इंटरनेट कैफे से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पर भी बैठे हुए आप सिर्फ अप्लाई कर दें उसमें, और कुछ डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच आपको करने होंगे, आप उसको अटैच कर देंगे। और अगर आप हमारे तहसील के हैं या किसी और के भी तहसील के होंगे तो प्रक्रिया यही रहेगी कि संबंधित तहसीलदार के पोर्टल पे जाएगा, वहाँ से वेरिफिकेशन के लिए, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए लेखपाल के पास जाएगा, कानूनगो के पास जाएगा और फिर उनकी रिपोर्ट लगेगी और आपको डिजिटल सिग्नेचर लग के आपको इशू हो जाएगा और आप देश के किसी भी कोने में रहिए आप आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोई पहले बहुत समस्याएं होती थी जब मैनुअल बनता था, लेकिन अब बहुत ही आसान हो गया है। तो जो दोनों SC ST के सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए, क्योंकि बिल्कुल चाहिए आप लोगों को आगे फॉर्म भरने के लिए,
तो उसकी प्रक्रिया यही है कि आप बिल्कुल परेशान न हो, आपके ज़हन में यह चीज़ रहे कि बहुत ही आसानी से बन जाता है और आपको कोई दिग्भ्रमित भी नहीं कर पाएगा कि इन सर्टिफिकेट्स को बनाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा जो है अनुमन्य धन या फिर कुछ मांग करता है, तो वह आप उसको बता सकते हैं कि भैया ये बहुत ही इकोनॉमिकल बन जाता है और मैं कहीं से इसको अप्लाई कर सकता हूँ। इवन आप अपने स्मार्टफोन एंड्रॉइड से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और सोफिस्टिकेटेड यह प्रोसीजर है। आप इस चीज़ के जो है सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं और जहाँ भी आपको आवश्यकता हो उसको कर सकते हैं। तो यह कुछ जो है छोटी मोटी बातें जो हमारे तहसील से संबंधित थी, आप लोगों को जैसे छात्रों को जो योजनाओं की बात थी, तो हमारे यहाँ से SC/ST के जो सर्टिफिकेट्स हैं ये इशू होते हैं, इसकी बात मैंने आपको बता दी। आप विद्यार्थी हैं तो एक नया इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का भी एक अभी सर्टिफिकेट इशू होना शुरू होगा। 10% रिजर्वेशन होता है उसमें, संभवतः आप लोगों को मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो चलिए मैं थोड़ी सी बता दूं, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं और आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता होगी। अभी 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोविजन किया हुआ है कि जो जनरल कास्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी जॉब में और सरकारी संस्थाओं में एडमिशन में 10% सीट्स उनके लिए रिजर्व रहें, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है जनरल के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप उसकी पात्रता रखते हैं, आपके फैमिली में उसकी पात्रता रखी जा रही है, आप पात्र हैं, तो उसका भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं तहसील में और तहसील से उसका भी हम उसकी जांच करवा लेंगे और विदिन 7 डेज या 10 डेज उसको हम इश्यू कर देते हैं। लेकिन जो मैंने पहले प्रक्रिया बताई थी वह ऑनलाइन प्रक्रिया है और जो अभी मैं बता रहा हूँ यानी कि EWS सर्टिफिकेट्स के बारे में, यह 100% मैनुअल प्रोसेस है। अभी आपको इसको एप्लीकेशन आपको अभी इन पर्सन प्रेजेंट होके या आपके फादर या मदर या फिर बड़े भाई या जो भी हैं घर के सदस्य, वह तहसील में उपस्थित होकर इसका एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करेंगे, एक एप्लीकेशन देंगे, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हम करवा के रिपोर्ट करके फिर इसको हम इशू करेंगे और इसको आपको फिजिकल फॉर्म में ही लेना होगा। इसका हम ऑनलाइन आपको अभी नहीं दे पाएंगे क्योंकि सिस्टम डेवलप अभी नहीं हुआ है नेट पे। तो यह दो महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि लाभ हमारे तहसील स्तर से आप विद्यार्थियों के लिए है, सीधे प्रत्यक्ष तरीके से। और लीगल एड के बारे में तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ बात कर ही ली है और मैं यही चाहूँगा कि आपको इसकी खुद आवश्यकता न पड़े, लेकिन आपको अगर यह लगे कि कोई वाकई पर्सन इज नीड तो आप उसको ज़रूर बता सकते हैं। और वह बंदा अगर अक्षम है लीगल एक्सपेंसेस को बियर करने में, तो आप उसको बता सकते हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नाम की एक संस्था है जिले स्तर पे और तहसील स्तर पे भी एक संस्था है जहाँ से आपको लीगल एड मिल सकता है। और बहुत अच्छी बात पैनल लायर जी ने बताई कि इसमें कुछ मॉनेटरी कंपनसेशन कह सकते हैं, असिस्टेंस भी मिल रहा है, तो इसका भी फ़ायदा आप ले सकते हैं। उस व्यक्ति को न केवल न्याय मिलने में सहायता मिलेगी, अपितु न्याय के लिए प्रक्रिया में जरूरी लगने वाले संसाधन की भी सहायता मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है और हम लोग इसी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं कि आप लोग जानें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता फैले और इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो। और जिस उद्देश्य से 1987 में इसको इस्टेब्लिश किया गया उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। तो मैं अब अपनी बात यहीं समाप्त करूँगा और मैं डॉक्टर बालकृष्ण जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने जो है हम लोगों को मौका दिया एक बार फिर से यहाँ आने का और आप लोगों से रूबरू होने का, अपनी बात कहने का। और शिवानी मैडम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैडम इस तहसील में आई और हम सभी को जो है मैडम का सानिध्य मिला जागरूकता कैंप के माध्यम से। और आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत ही शांत मन से आप लोगों ने हम लोगों की बातें सुनी और सुन भी रहे हैं। और छात्र और छात्राओं आपके धैर्य को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। खासकर ये जो
विद्यार्थियों को जो हमारे हैं उनको एड मिलता है। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे जिन भी आपने सर्टिफिकेट्स की बात की, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे इकोनॉमिकली वीक सेक्शन वीकर सेक्शन वाले सर्टिफिकेट की बात हो, कमोबेश ऑलमोस्ट हर छात्र यहाँ का एलिजिबल है आपके पास आने के लिए किसी न किसी रूप में, चाहे वो कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हो, बिकॉज नवोदय तो बना ही है इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के बच्चों के लिए। तो आपके दरवाजे पे आपके जो ऑफिस है उसका इनको एड लेने की ज़रूरत कभी कभी ज़रूर पड़ेगी, और ये संकोच लेंगे भी, बिकॉज अब इनके भीतर एक साइकोलॉजिकल ये संबल भी है कि हम तो सीधे तहसीलदार साहब को जानते हैं। अच्छा, इसी क्रम में अब हमारे मैं क्या कहूँ, एक प्रकार से हमारे इस पूरे कैंपस के जो मॉनिटर हैं हमारे बीच श्री संग्राम यादव जी हैं, जो कि मॉनिटरिंग रखते हैं कि कैसा डिसिप्लिन हमारे यहाँ पे है, बच्चे ठीक से रह रहे हैं कि नहीं, हम लोग सकुशल हैं कि नहीं, सुरक्षित हैं कि नहीं। तो मैं निवेदन करता हूँ कि वो आएँ और हमारा ये जो भान है कि हम उनके संरक्षण में सुरक्षित हैं, इसको थोड़ा और भी प्रगाढ़ करें। आज इस शिविर में उपस्थित छात्र एवं छात्राओं तथा मंचा से हमारे उच्चाधिकारीगण तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय तथा उपस्थित सभी शिक्षकगण को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप लोगों को सुरक्षा के संबंध में, मैं बराबर यहाँ लगभग आता जाता हूँ और सुरक्षा से संबंधित मैं यहाँ देखता हूँ और बातचीत भी करता हूँ, जानकारी लेता हूँ। सबसे मुख्य बात यह है, छात्र छात्राओं के लिए कि आप जो है यहाँ कुछ पाने आए हैं, शिक्षा ग्रहण करने आए हैं। यह प्रथा आज नहीं, आदिकाल से चली आ रही है। भगवान राम ने भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर गए थे। उसी तरह से आज यहाँ विभिन्न जिलों से छात्र छात्राएं यहाँ शिक्षा के लिए आए हैं। मुख्य बातें, शिक्षा पाने के लिए यहाँ आए हैं तो शिक्षा लीजिए। जिस उद्देश्य के लिए आप यहाँ घर द्वार छोड़ करके आए हैं वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ग्रहण करें। अच्छाइयाँ से, जैसे किसी संत ने कहा कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ का है और अंदर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। घड़ा आप लोग देखे हैं, कुम्हार को देखे जानते हैं। कुम्हार जब ये घड़े को तैयार करता है तो उस मिट्टी को ऐसा रौता है और उसमें से एक एक तिनका निकाल करके बाहर करता है, और बाहर करके उस मिट्टी से उसको ठोक ठोक करके अंदर हाथ डालता, बाहर से थपथपाता है और उसको एक सुंदर घड़ा बनाकर तैयार कर देता है। उसी तरह से गुरु का भी काम है। गुरु जो है कुम्हार का काम कर रहा है और शिष्य तो इस तरह से गुरु और शिष्य का महत्व ऐसा होना चाहिए। ये आपसे कोई नफरत नहीं है। गुरु का हमने जो सुना है इस विद्यालय में क्या क्या हुआ, उससे गुरु का कोई नफरत आपसे नहीं कर रहे हैं। वो आपको उसी तरह से बनाना चाह रहे हैं जैसे कुम्हार ने उस घड़े को तैयार करने में क्या क्या काम किया है। ठीक है, इस तरह से आपको सम्मान करना चाहिए। गुरुजन पिता है, आप पुत्र। पिता और पुत्र के बीच क्या संबंध होता है? कोई पिता चाहता है कि मेरा लड़का खराब हो? नहीं चाहता।
तो आप जिस कार्य के लिए यहाँ आए हैं, शिक्षा पाइए और लेकर के जाइए, ठीक है। बढ़िया अफसर बनिए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, अपना रोशन करिए, अपने गांव का नाम रोशन करिए, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करिए, ठीक है। जहाँ झगड़ा विवाद फसाद ये सब करेंगे तो आपके लिए समस्या उत्पन्न होगी, और जिसके खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा वो जीवन में नौकरी नहीं पा सकता। इसलिए कैरेक्टर को बचाना बहुत जरूरी है। लिखा गया यदि धन गया गया नहीं कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, और सदाचार जब गया मनुष्य का सब कुछ ही लुट जाता है। तो उसको बचा के रखिए। इतना परिश्रम उठा करके, पढ़ करके, रात भर जग करके, घर द्वार छोड़ करके यहाँ आए, कुछ पाने के लिए आए, और यहाँ कुछ मिला नहीं, तो फिर क्या होगा? आपकी सारी मेहनत जो है व्यर्थ हो जाएगी। तो आप जिस उद्देश्य के लिए आए वो काम करिए, अच्छे काम करिए, पढ़िए मन से। कोई भी समस्या होती है तो आपकी समस्या के निदान के लिए शिक्षकगण प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ के स्टाफ लोग हैं, उनसे अपना कहिए। इनसे नहीं होगा, हम लोग लायक होगा तो हम लोगों से कहिए। हेल्प के लिए आपको 112 नंबर है, 24 घंटा कोई समस्या कोई दिक्कत होती है तो 112 कॉल कर सकते हैं। महिलाओं के लिए 1090 है, उस पर कॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज कि एक शब्द मैं और आप लोगों को कहना चाहता हूँ, और उसी शब्द के बाद अपनी वाणी को समाप्त दूंगा, लेकिन इसका बहुत महत्व कि 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, आराम कर नहीं कर सके गुरु करे सो कोई। समझ रहे हैं? 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। इस संसार में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। भगवान भी नहीं, भगवान भी नहीं है, गुरु से बड़ा भगवान भी नहीं। राम कर ही नहीं कर सके गुरु करे सो कोई। जो काम भगवान राम नहीं कर सकते हैं वो अब काम जो है आपका गुरु कर सकता है। इसलिए गुरु के महत्व को समझिए, और जब गुरु के महत्व को आप समझेंगे तो गुरु आपको ऐसा बना देगा जैसा वो है। जैसे हमारे प्रधानाचार्य महोदय है, इसी तरह से आपको बना देंगे। आप किसी संस्था के प्रधानाचार्य होंगे, प्रचार होंगे, IAS होंगे, IPS होंगे, इसी तरह से आपको बनाएंगे। इसी बनाने के लिए आपको धमकाना, आपको डरवाना, आपको सिखाना, सारी चीजें, ये आपको बुरा भले लगता होगा, बुरा भले लगता होगा, लेकिन आपकी भलाई के लिए इतने लोग लगे हुए। ठीक है? इस चीज को बढ़िया से पढ़ाई करिए और संस्कार सीखिए और गुरुजनों का सम्मान करना सीखिए। भगवान राम जब कोई काम करने जाते थे तो पहले गुरु को प्रणाम करते थे। जब उन्होंने धनुष तोड़ा था तो पहले गुरु को प्रणाम करते थे, उसके बाद धनुष तोड़ने के लिए गए थे ना? नहीं मालूम है। तो जब भी वो कोई काम करते थे पहले गुरु को प्रणाम करते थे, तब जाते थे, और तब वो धनुष तोड़े थे। और जब विभीषण जो है राम के पास आया था तो राम एक साधारण मानव की तरह लग रहे थे, तो उनको देख करके बहुत आश्चर्य हो रहा था उसको कि भला ये सामान्य आदमी इस रावण को कैसे मारेंगे। तो उसको रहा नहीं गया, तो उन्होंने पूछा कि भला आप कैसे उनको मारेंगे। तब उन्होंने कहा कि गुरु अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समय विजय उपाय न पूजा। उन्होंने कहा था कि गुरु की पूजा करके ही हम उस रावण को जीत सकते हैं। आप कुछ बन सकते हैं तो गुरु की पूजा करके बन सकते हैं। और किसी भी इंसान से अगर आपको कुछ लेना है तो उसके सामने आपको झुकना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, उसके बताए हुए मार्गों का आपको चलना पड़ेगा अगर जीवन में कुछ करना है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बारी को प्रोग्राम देता हूँ और सभी छात्र छात्राओं को
मैं धन्यवाद देता हूँ। जय